मंटो की महफिल में एक बार फिर आप सबका स्वागत। इस बार आपके लिए जो नई कहानी लाया हूं उसका नाम है फाहा। आप सबसे गुजारिश कि अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसे रिकमेंड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे आपको कहानियां सुनाने का और आप तक नई कहानियों को पहुंचाने का। आइए शुरू करते हैं। फाहा। गोपाल की रान पर जब यह फोड़ा निकला तो उसकी हालत खराब हो गई। गर्मियों का मौसम था, आम खूब हुए थे बाजारों में, गलियों में, दुकानों में। फेरी वालों के पास जिधर देखो आम ही आम नजर आते, लाल पीले सब्ज रंग। सब्जी मंडी में लाखों के हिसाब से हर किस्म के आम आते थे और निहायत सस्ते दामों पर फरोख्त हो रहे थे। यूं समझिए कि पिछले बरस की कसर पूरी हो रही थी। स्कूल के बाहर छोटू राम फल फरोश से गोपाल ने एक रोज खूब जी भर के आम खाए और जेब में से 1 महीने के बचाए हुए जितने पैसे जमा थे सब के सब उन आमों पर खर्च कर दिए, जिनके गूदे और रस में शहद घुला हुआ था। उस रोज कुट्टी के वक्त आम खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए गोपाल को स्कूल के हलवाई से दूध की लस्सी पीने का ख्याल आया था और उस ख्याल को अमली जामा पहनाने की खातिर उसने गंडाराम हलवाई से पाव भर दूध की लस्सी बनाने को कहा भी था, मगर हलवाई ने यह कहकर इनकार कर दिया था, बाबू गोपाल, पहला हिसाब चुका तो दो, उधार दूंगा तब, वरना नहीं। गोपाल ने अगर आम न खाए होते या अगर उसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते तो वो वहीं खड़े खड़े गंडाराम का हिसाब चुका देता और कुछ नहीं तो नकद में लस्सी खरीदता और पीता, जिसमें बर्फ का टुकड़ा डुबकियां लगा रहा होता और जिसे हलवाई ने बुरा सा मुंह बनाकर उसके पीछे लोहे के थाल पर रख दिया। मगर गोपाल कुछ भी न कर सका और उसका नतीजा यह हुआ कि चौथे रोज उसकी रान पर यह बड़ा सा फोड़ा निकल आया और 3-4 रोज तक उभरता रहा। गोपाल की हालत बिगड़ गई। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। वो फोड़े से इतना परेशान नहीं था जितना उसके दर्द से, और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि फोड़ा दिन ब दिन लाल होता चला जा रहा था और उसके मुंह पर बदन की झिल्ली फटनी शुरू हो गई थी। कभी कभी गोपाल को यह मालूम होता कि फोड़े के अंदर कोई हंडिया उबल रही है और उसके अंदर सब कुछ उबाल में निकलना चाहता है। ये चीज उसे बहुत परेशान कर रही थी और फोड़े का रूप देखकर एक मर्तबा तो ऐसा मालूम हुआ कि उसकी जेब में से कांच की गोली निकलकर उसकी रान में घुस गई है। गोपाल ने घर में फोड़े की बाबत किसी से जिक्र न किया। वो जानता था कि अगर पिताजी को इसका पता चल गया तो वो अपने थाने की मक्खियों का सारा गुस्सा उसी पर निकालेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो उसे उस छड़ी से पीटना शुरू कर दें जो थोड़े रोज हुए गिरधारी वकील के मुंशी ने वजीराबाद से उन्हें तोहफे के तौर पर लाकर दी थी। मां का मिजाज भी कम गर्म न था। वो अगर उसे आम खाने के जुर्म की सजा न देती तो उस गलती पर उसके कान खींच खींच कर जरूर लाल कर देती कि उसने घर के बाहर अकेले अकेले इतने आम क्यों उड़ाए। उसकी मां का उसूल था, गोपाल, अगर तुझे जहर भी खाना हो तो घर में खा। गोपाल अच्छी तरह जानता था कि इस उसूल के पीछे उसकी मां की सिर्फ यह ख्वाहिश थी कि गोपाल के मुंह के साथ उसका भी मुंह चलता रहे। कुछ भी हो, गोपाल की रान पर फोड़ा निकलना था, निकल आया। अब इसका कारण यहां तक गोपाल समझ सका था कि ये वही आम थे। उसने फोड़े की बाबत घर में किसी से जिक्र न किया था। उसको अपने पिताजी की वो डांट अच्छी तरह याद थी जो गुसलखाने के अंदर बताई गई थी। उसके पिताजी लाला पुरुषोत्तम दास थानेदार लंगोट बांधे नल की धार के नीचे अपनी गंजी चंडिया रखे और बड़ी तोंद बढ़ाए मूछों में से आम का रस चूस रहे थे। सामने बाल्टी में 1 दर्जन के करीब आम पड़े थे जो उन्होंने सुबह सवेरे एक ठेले वाले से उसका चालान काटकर हासिल किया था। गोपाल बाप की पीठ मल रहा था और मैल की मरोड़ियां बना रहा था।
जब उसने हाथ साफ करने के लिए बाल्टी में हाथ डाले और चुपके से एक आम उड़ाना चाहा तो लाला जी ने बड़े जोर से उसका हाथ झटक कर छोटे से आम को मूंछ समेत मुंह में डालते हुए कहा था, बेशर्म, तुझे बड़ों का लिहाज करना जाने कब आएगा। और जब गोपाल ने रोनी सूरत बनाकर कहा था, पिताजी आम खाने के मेरा भी जी चाहता है, तो थानेदार साहब ने आम की गुठली चूस कर मोरी में फेंकते हुए कहा था, गोपू, तेरे लिए आम बहुत गर्म है, फोड़े फुंसिया चाहता है तो बेशक खा ले, 2-3 बारिशें और हो लेने दे, फिर खूब ठाट से खइयो, तेरी मां से कहूंगा वो लस्सी बना देगी, चला पीठ मल। और गोपाल ने यह रुकावट की बात सुनकर खामोशी से अपने पिता के पीठ मलनी शुरू कर दी थी, और आम की खटास ने जो पानी उसके मुंह में भर दिया था उसे देर तक निगलता रह गया। वो उसके दूसरे रोज उसने आम खाए और चौथे रोज उसकी रान पर फोड़ा निकल आया। उसके पिता की बात सच साबित हुई। अब अगर गोपाल घर में किसी से उस फोड़े की बात करता तो जाहिर है कि खूब पिटता। यही वजह है कि वो खामोश रहा और फोड़े का बढ़ाव बंद करने की तरकीबें सोचता रहा। एक रोज उसके पिताजी थाने से वापसी पर जब घर आए तो उनके हाथ में एक लंबी सी बत्ती थी। गोपाल की मां को आवाज देकर उन्होंने ये बत्ती उसके हाथ में देकर कहा, ले, आज बड़े काम की चीज लाया हूं, बंबई का मरहम है, 100 दवाओं की एक दवा है, फोड़े फुंसी की बहार है, जरा सा फाहे पर लेप करके लगा दोगी, यूं आराम आ जाएगा, यूं बंबई का नखालिस मरहम है, इसे संभाल के रखो। गोपाल अपनी बहन निर्मला के साथ बरामदे में गेंद बल्ला खेल रहा था। इत्तेफाक की बात है कि जब थानेदार जी मरहम देकर अपनी पत्नी को कुछ समझा रहे थे, निर्मला ने जोर से गेंद फेंकी। गोपाल का ध्यान बाप की तरफ था। गेंद जोर से फोड़े पर लगी। गोपाल बिलबिला उठा, लेकिन दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। वो स्कूल में मास्टर हरिराम के मशहूर बेंत की मार खाकर दर्द सहने का आदी हो चुका था। उधर गोपाल के फोड़े पर गेंद लगी, इधर उसके बाप की आवाज बुलंद हुई, जरा सा फाहे पर लेप करके लगा दोगे, यूं आराम आ जाएगा, यूं। और यूं के साथ उसके बाप की चुटकी ने गोया गोपाल के सोए हुए दिमाग की चुटकी भर ली। उसको अपने दर्द का इलाज मालूम हो गया। उसकी मां ने मरहम की बत्ती सामने दालान में सिलाई की पिटारी में रख दी। गोपाल को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी मां आमतौर पर सिलाई की पिटारी ही में सब संभालने वाली चीजें रखती है। सबसे ज्यादा संभालने वाली चीज वो मोजना था, जिससे उसकी मां हर 10वें 15वें रोज अपने तंग माथे के बाल साफ किया करती थी। ये निसंदेह सिलाई की पिटारी में उस पुड़िया समेत मौजूद था, जिसमें कोयलों की सफेद राख जमा रहती थी, जो उसकी मां बाल नोचकर लगाया करती थी। तथापि गोपाल ने अपना इत्मीनान करने के लिए गेंद दालान में फेंक दी और उसको पलंग के नीचे से निकालते हुए अपनी मां की सिलाई की पिटारी में मरहम रखते देख लिया। दोपहर को उसने अपनी बहन निर्मला को साथ मिलाकर छोटी कैंची, जिससे उसका बाप उंगलियों के नाखून काटता था, मरहम की बत्ती और अपने बाप के पायजामे से बचा हुआ लट्ठे का वो टुकड़ा हासिल कर लिया, जिससे उसकी मां एक और टुकड़े को साथ मिलाकर सलवार की मियानी बनाना चाहती थी। दोनों ये चीजें लेकर ऊपर कोठे पर चले गए और बरसाती के नीचे कोयलों की बोरियों के पास बैठ गए। निर्मला ने अपने जेब से लट्ठे का टुकड़ा निकालकर अपनी रान पर सलवार के फिसलते हुए रेशमी कपड़े पर फैलाकर जब गोपाल की तरफ अपनी नाचती हुई आंखों से देखा, तो उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि 11 बरस की ये कमसिन लड़की, जो दरियाई सरकंडे की तरह नाजुक और लचकीली थी, एक बहुत बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। उसका नन्हा सा दिल, जो उस वक्त सिर्फ मां बाप की झिड़कियों और अपनी गुड़ियों के मैले होते हुए चेहरों की फिक्र से धड़का करता, अब अपने भाई की रान पर फोड़ा देखने के ख्याल से धड़क रहा था। उसके कान की लबें लाल और गर्म हो गई थी। गोपाल ने घर में अपने फोड़े की बात का किसी से जिक्र न किया था, लेकिन अब उसे निर्मला को सारी बात सुनानी पड़ी कि किस तरह उसने चोरी चोरी आम खाए और लस्सी पीना भूल गया और उसकी रान पर पैसे के बराबर फोड़ा निकल आया। जब उसने अपनी राम कहानी सुनाकर निर्मला से राजदाराना लहजे में कहा, देख निर्मला,
घर में ये बात किसी से न कहियो। तो निर्मला ने बड़ी शालीन सूरत बनाकर जवाब दिया था, मैं पागल थोड़ी ही हूं। गोपाल को यकीन था कि निर्मला ये बात अपने तक ही रखेगी, अतः उसने पायजामे को ऊपर उलझ लिया। निर्मला का दिल धक धक करने लगा। जब गोपाल ने बैठकर अपना फोड़ा दिखाया और निर्मला ने दूर ही से अपनी उंगली से उसे छुआ तो उसके बदन पर एक झुरझुरी सी तारी हो गई। सी सी करते हुए उसने उभरे हुए लाल फोड़े की तरफ देखा और कहा, अरे बाप रे, कितना लाल है। अभी तो और होगा, गोपाल ने अपने मर्दाना हौसले का इजहार करते हुए जवाब दिया था। निर्मला ने हैरत से पूछा, सच? अभी तो कुछ लाल नहीं है। जो फोड़ा मैंने चिरंजी के मुंह पर देखा है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और लाल था। गोपाल ने फोड़े पर 2 उंगलियां फेरी। तो अभी और बढ़ेगा? निर्मला आगे सरक आई। क्या पता है, अभी तो बढ़ता ही चला जा रहा है। गोपाल ने जेब से मरहम की बत्ती निकाल ली। निर्मला सहम सी गई। इस मरहम से आराम तो आ जाएगा ना भैया? गोपाल ने बत्ती के एक सिरे पर से कागज की तह अलग की और हाँ में सिर हिला दिया। इसका एक फाहा लगने से ही फट जाएगा। फट जाएगा? निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि उसके कान के पास रबड़ का गुब्बारा फट गया है। उसका दिल धक से रह गया। और इसके अंदर जो कुछ है फूट बहेगा। गोपाल ने मरहम को उंगली पर उठाते हुए कहा। निर्मला का गुलाबी रंग अब बंबई के मरहम की तरह पीला पड़ गया। उसने धड़कते हुए दिल से पूछा, मगर ये फोड़े क्यों निकलते हैं भैया? गर्म चीज खाने से निकलते हैं पगली, गोपाल ने एक माहिर चिकित्सक के से अंदाज में जवाब दिया। निर्मला को अचानक वो 2 अंडे याद आ गए जो उसने 2 माह पहले खाए थे। वो कुछ सोचने लगी। गोपाल और निर्मला के दरमियान चंद बातें और हुई, जिसके बाद वो असली काम की तरफ उन्मुख हुए। निर्मला ने लट्ठे का एक गोल फाहा काटा बड़ी नफासत से। ये रुपए के बराबर था और इसकी गोलाई में मजाल है जो जरा सा नुक्स भी हो उसी तरह गोल था जिस तरह निर्मला की मां के हाथ की बनी हुई रोटी गोल होती थी। गोपाल ने उस फाहे पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया और उसे अच्छी तरह फैलाने के बाद फोड़े की तरफ गौर से देखा। निर्मला गोपाल के ऊपर झुकी हुई थी और गोपाल की हर हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। गोपाल ने जब फाहा अपने फोड़े के ऊपर जमा दिया तो वो कांप गई, जैसे उसके बदन पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। अब आराम आ जाएगा ना भैया? निर्मला ने अर्ध सवालिया अंदाज में कहा। गोपाल जवाब देने भी न पाया था कि बरसाती के बराबर वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। ये उनकी मां थी जो शायद कोयला लेने के लिए आ रही थी। गोपाल और निर्मला ने एक साथ एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर सब चीजें इकट्ठी करके उस पुराने संदूक के पीछे छिपा दी जहां उनकी बिल्ली सुंदरी बच्चे दिया करती थी, और चुपके से भाग गए। यहां से भागकर गोपाल जब नीचे गया तो उसके बाप ने उसे बाहर फालूदा लाने के लिए भेज दिया। जब वो वापस आया तो उसे गली में निर्मला मिली। फालूदे का गिलास उसके हवाले करके वो चिरंजी के घर चला गया और इस तरह उन चीजों को अपनी अपनी जगह पर रखना भूल गया जो मां के अचानक आ जाने से उसने और निर्मला ने संदूक के पीछे छिपा दी थी। चिरंजी के यहां वो देर तक ताश खेलता रहा। खेल से फारिग होकर जब वो चिरंजी के बगल में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल रहा था तो किसी बात पर उसका दोस्त हंसा और उसके दाहिने गाल पर फोड़े का निशान लंबी सी लकीर बन गया। उसको देखकर फौरन ही अपने फोड़े का गोपाल को ख्याल आया और इस ख्याल से वो चीजें याद आ गईं जो संदूक के पीछे पड़ी थी। चिरंजी के बगल से हाथ निकालकर वो यूं भागा जैसे गधे के सर से सींग। घर पहुंचकर उसने वहां की फिजा देखी। उसकी मां सहन में बैठी उसके बाप से मिलाप अखबार की खबरें सुन रही थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। गोपाल उनके पास से गुजरा। दोनों ने उसकी तरफ देखा मगर उससे कोई बात न की। गोपाल को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उसकी मां ने अपनी सिलाई की पिटारी नहीं देखी है, तो वो चुपके से घर पर चला गया। बड़े कमरे को पार करके दरवाजे के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसके कदम रुक गए। संदूक के पास बैठी निर्मला कुछ कर रही थी। गोपाल पीछे हट गया और छिपकर देखने लगा। निर्मला तल्लीनता से फाहा तराश रही थी।
उसकी पतली पतली उंगलियां कैंची से बारीक काम ले रही थी। फाहा काटने के बाद उसने थोड़ा सा मरहम निकालकर उस पर फैलाया और गर्दन झुकाकर अपने कुर्ते के बटन खोले। सीने के दाहिनी तरफ छोटा सा उभार था। ऐसा मालूम होता था कि नलकी पर साबुन का छोटा सा अधूरा बुलबुला अटका हुआ है। निर्मला ने फाहे पर फूंक मारी और उसे उन नन्हे से उभार पर जमा दिया।